अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू हेल्थ सीक्रेट्स विद डॉक्टर मदीहा तारिक। हेल्थ सीक्रेट में आज की हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर नूर। वो हैं वीमेन हेल्थ रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट। उन्होंने यूके से इंटरनेशनली सर्टिफाइड हैं, जिन्होंने वीमेन हेल्थ में सर्टिफिकेट्स हासिल किए हैं। वो इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स में एज ए वीमेन हेल्थ मेडिकल रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट काम कर रही हैं। इसके अलावा वो स्पोर्ट्स एंड स्पाइन स्पेशलिस्ट भी हैं, जो कि शेप्स जिम्स में काम कर रही हैं। लेकिन क्योंकि उनकी स्पेशलिटी जो है वो वीमेन हेल्थ स्पेशलाइजेशन है, तो आज हमने उनको बुलाया यहाँ पे ताकि वो कुछ टिप्स दें, कुछ बातें हमें बताएं वीमेन हेल्थ से रिलेटेड। हम उनसे डिस्कस करते हैं, हम उनसे बात करते हैं कि वीमेन हेल्थ क्या है, किस तरह के औरतों के ख़वातीन के मसाइल हो सकते हैं और हम उनको किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं। तो आइए मिलते हैं और बात करते हैं डॉक्टर नूर से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नूर, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम में आने का। वेलकम। डॉक्टर नूर, बताइएगा कि वीमेन हेल्थ में ना कौन कौन से इश्यूज आ सकते हैं? वुमेन हेल्थ में जो है वो बहुत से इश्यूज आते हैं, प्री प्रेगनेंसी, पोस्ट और जो पीकोस के इश्यूज होते हैं, हार्मोन्स के इश्यूज होते हैं, हम उनको करते हैं रिजोल्व। आफ्टर डिलीवरी जो इश्यूज आते हैं फीमेल्स को पोस्ट डिलीवरी, हम उनको रिजोल्व आउट करते हैं। नहीं, वैसे तो विमेंस के बहुत सारे मसले हैं, नो डाउट। अगर हम इसको डिस्कस करने बैठे तो वो खत्म ही नहीं होने हैं, नो डाउट। लेकिन आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो हम डिस्कस करना चाहते हैं पीसीओज को बेसिकली, क्योंकि पीसीओज एक ऐसी चीज़ है जो कि सिर्फ आप ये कह लें कि कोई ये नहीं है कि भाई वो प्रेग्नेंट है तो उसमें इशू आ रहा है, वो नॉन प्रेग्नेंट है उसमें इशू आ रहा है, यंग जनरेशन में भी ये इशू आ रहा है। तो ये बहुत कॉमन हो चुका हुआ है आजकल के दौर में। तो आप बताइए कि बेसिकली लेमैन, मैं चाह रही हूँ कि आप लेमैन लैंग्वेज में भी बताएं कि पीसीओज बेसिकली हैं क्या, क्योंकि ठीक है पढ़ी लिखी जो जनरेशन उनको पता है कि पीसीओज क्या हैं। आप सबसे पहले ये बताइए कि पीसीओज हैं क्या और वो उसकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, और ये सारा डिटेल में काइंडली बताइएगा। सबसे पहले कि व्हाट आर पीसीओज? पीसीओस क्या है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के क्या है कि जो फीमेल की ओवरीज हैं उनमें जो है ना मल्टीपल सिस्ट जो है वो फॉर्मेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाती है बॉडी के अंदर जो है कि जैसे कि आम अल्फाज में हम कहते हैं कि पानी की थैलियाँ बनना शुरू हो जाती हैं फीमेल्स की जो है ना ओवरीज के अंदर। ठीक है, वो बॉडी के अंदर जो है ना वो बॉडी के अलावा अदर ऑर्गन सिस्टम पे भी जो है ना वो इफेक्ट करती हैं। ठीक है, ये जो सिस्ट होती हैं। इसके अलावा क्योंकि जो है ना एग्स जो है ना वो ठीक तरह से बनते नहीं है ओवरीज में। और ये इन सिस्ट की वजह से या आप ओवरऑल बताना चाह रही हैं? ओवरऑल मैं बता रही हूँ कि जो है ना ये सिस्ट की वजह से जो है ना ये प्रॉब्लम आती है जो ओवरीज में डेवलप होती हैं सिस्ट। हाँ जी। कि जैसे अंगूरा का गुच्छा नहीं होता, ठीक हो गया, उस तरह से जो है ना वो सिस्ट बनना शुरू हो जाती हैं फीमेल्स की जो है ना ओवरीज के अंदर। और इससे जो है वो ये ना जरूरी नहीं है कि ये अमंग ये क्या कहते हैं अमंग 30 और बिलो 25, ये आजकल जो है ना ये यंग जो जनरेशन की बच्ची हैं 13, 14 और ये उनमें भी आ रहे हैं। और इतने कॉमन इश्यूज हो रहे हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। जी ऐसे ही है बिल्कुल, कि मतलब पहले चलो ठीक है होता था कि भाई प्रेगनेंसी के इश्यूज आ रहे हैं, तो ये वाले इश्यूज आते हैं हमारे जो उनसे ना हमारी फीमेल्स कहने के मैरिटल लाइफ के बाद आ रहे हैं, तो पता चलता था कि इस तरह का इशू हो सकते हैं। लेकिन आजकल ये जनरेशन में भी बहुत ज्यादा होना स्टार्ट हो गया है। तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह मेन वजह यही है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, हार्मोन्स जो हैं वो ठीक नहीं है और सोने की टाइमिंग ठीक नहीं है हमारी। सोने की टाइमिंग की वजह से भी ये इश्यूज आ रहे हैं कि देखें आजकल क्या है कि 1 बजे बच्चा सो रहा है, 2 बजे, 3 बजे, तो सोने की प्रॉपर टाइमिंग क्या है? 10 to 3 है टाइमिंग। सोने की प्रॉपर टाइमिंग जो है उसमें प्रॉपर हार्मोन्स जो हमारे हैं वो वर्क करते हैं। और जब हमारी स्लीप ही प्रॉपर नहीं होगी और जब हम ठीक तरह से सोएंगे नहीं तो वो फिर कहाँ पर हम हमारे हार्मोन्स वगैरह जो काम करने हैं, और फिर जिसकी वजह से ये सिम्टम्स आते हैं। तो ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं हमारा है, ठीक हो गया, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है हमारा, बिल्कुल कि खाना खाना है और बैठ जाना है, कोई वॉक नहीं करनी, कोई कुछ भी नहीं करना और कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है लाइफ में। ओके हो गया। तो आप ये कह रही हैं कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी हो गई और उसके अलावा स्लीप डिस्टर्बेंस हो गया, तो ये मेजर फैक्टर्स है इसमें जो आ रहे हैं। हार्मोनल इश्यूज नहीं, हार्मोनल इश्यूज तो इनकी वजह से हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं, तो फिर आपके ये वाले इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा कोई कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं जिसको हम कह सकते हैं कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से हो रहा है? क्योंकि अब आगे ये देखते हैं कि जिनकी ये चीजें सही है, फॉर एग्जाम्पल जो फॉलो कर रहे हैं इन चीज़ों को, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, वो टाइम से सो भी रहे हैं, लेकिन फिर भी उनमें इशू आ जाते हैं, तो इसमें क्या कोई और जंक फूड उसकी वजह हो सकती है या कोई फैमिली हिस्ट्री हो सकती है? फैमिली हिस्ट्री भी जो है वो हो सकती है। और इसके अलावा जंक फूड के जो लोग बहुत ज़्यादा जो है वो बाहर के खाने खाते हैं, ठीक है, मीठी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा खाते हैं, ठीक है, स्वीट ड्रिंक्स खास तौर पर कि वो मोटापे की तरफ, और खास तौर पे जो ओबीस पीपल होते हैं ना उनमें ये इश्यूज आते हैं। ठीक हो गया, 60% ओबीस पीपल में
ओबीस पेशेंट में ये अच्छा इसमें डायबिटीज का होना जरूरी है या नॉर्मल ओबेसिटी जो है वो भी लीड करती है? इसके बाद जो है ना ये डायबिटीज की तरफ जो है ना वो लीड करते हैं। अब पीसीओएस जा सकता है डायबिटीज की तरफ? जी बिल्कुल, वो हार्ट डिजीज की तरफ भी जा सकता है, डायबिटीज की तरफ भी, और हाइपरटेंशन की तरफ भी, कोलेस्ट्रॉल। नहीं तो डायबिटीज का तो ये होता है ना कि उसमें आपके शुगर लेवल का होता है। जी बिल्कुल। तो लेकिन यहाँ पर का क्या कनेक्शन है? बिल्कुल इसका है कनेक्शन कि हमारी बॉडी में जो है वो रेगुलेट करता है प्रॉपर तौर पर, और जो है ये लीड करता है डायबिटीज की तरफ भी करता है लीड, ये कोलेस्ट्रॉल की तरफ भी लीड करता है, और हार्ट डिजीज की तरफ भी है जो है ना ये लीड करता है पीसीओएस, कि अगर इसको प्रॉपर ट्रीट ना किया जाए तो। ओके, तो पीसीओएस की डिस्टर्बेंस की वजह से लाइक आपके पीसीओएस आना स्टार्ट हो गए हैं, लाइक हार्मोनल इश्यूज आना शुरू हो गए हैं, तो इससे रिलेटेड हमारी बॉडी में जाहिर सी बात है चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, हमारी बॉडी इंटरलिंक्ड है, तो इसकी वजह से और क्या क्या इशू आना शुरू हो जाते हैं? इसकी वजह से जो हमारे हैं मेंसेस जो है वो डिस्टर्ब होंगे, बिकॉज डेवलप हार्मोनल प्रॉब्लम्स, वो हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से जो है पीरियड्स वो इरेगुलर हमारे होंगे, और एन ओवुलेटरी साइकिल जो है वो होता है कि अंडे तो बहुत सारे बनते हैं लेकिन मैच्योर्ड एग जो है वो कोई भी नहीं बनता। ओके, मैच्योर, क्योंकि ऑब्वियसली जब तक ओवुलेशन नहीं होगी और उसकी वजह से पीरियड्स भी नहीं होते फिर। और इसके अलावा जो है इनफर्टिलिटी के भी जो है ना वो चांसेस वो बहुत से आते हैं कि अगर आफ्टर मैरिज जो है वो अगर कपल जो है वो प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं लेकिन वो प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर सकते क्योंकि उनको ये इश्यूज है, क्योंकि उनके फीमेल को बिल्कुल ऐसा ही है, और जो है ना इनफर्टिलिटी ले डाउन के इश्यूज आते हैं। ओके, कि वो कंसीव करने में बहुत मुश्किल होती है पेशेंट्स को। ओके ओके, अच्छा इसके अलावा ना ये तो आपके हो गया इनहेरिटेड इश्यूज हो गए या आपके जनरेशन से रिलेटेड है, इसके अलावा जो मैंने लाइक मेरे उसमें आया है, मैंने सुना है कि पीसीओएस की वजह से ना आपके फेस पे हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा हेयर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो पहले तो लाइक ये था, अगर मैं अपनी भी एग्जांपल देती हूँ, बाज़ दफ़ा ऐसे हो जाता है कि आप स्टेरॉइड यूज़ करते हैं तो आपके हेयर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो पीसीओएस की वजह से भी इसका कोई है कि मतलब उसका क्या, इसका ऐसा कोई फंक्शन अंदर डिस्टर्ब हो रहा है या क्या हो रहा है जिसकी वजह से आपकी हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, लाइक ऐसे एरियाज पे जो अनवांटेड एरियाज कहलाते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, जब हमें पीसीओएस का इशू स्टार्ट होता है, प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, तो हमारे हार्मोन्स जो है वो डिस्टर्ब होते हैं। जब हार्मोन्स होते हैं डिस्टर्ब, दो इसमें हार्मोन्स होते हैं, मेन हार्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, ठीक है। लेकिन पीसीओएस में है जो आपने जैसे बात की है कि हेयर ग्रोथ जो है वो स्टार्ट होती है, इसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है जो मेल हार्मोन है, वो फीमेल्स में जो है ना उसकी रेशियो जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। पीसीओएस की वजह से टेस्टोस्टेरोन जो है ना, हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है, मेल हार्मोन। ओके, हिस्ट्रीजम इसको कहते हैं, एज अ मेडिकल टर्म है ना, कि आपके फेस पे, नेक पे, बैक पे, एब्डोमेन में, इनर थाई में जो है ना वो अनवांटेड हेयर ग्रोथ जो है ना वो स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए तो रेमेडीज अप्लाई करती हैं फीमेल्स, आप देखेंगे, लेकिन ऐसा ही थ्रेडिंग करवाती हैं, लेजर की तरफ जाती हैं, लेकिन ये है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट यही है कि जब तक इसको प्रॉपर ट्रीट नहीं किया जाएगा तो जो पुराने बाल हैं वो तो ऑब्वियसली उसी से खत्म होंगे, लेजर ट्रीटमेंट से खत्म होंगे, और उसके अलावा जो थ्रेडिंग वगैरह करवाती हूँ ये वो, लेकिन ये है कि उसके ट्रीटमेंट के बाद जो है ना वो बाल आना बंद हो जाएंगे। आप ये कहना चाह रही हैं कि बजाय इसके कि आप एस्थेटिक प्रोसीजर्स की तरफ जाएं, बजाय इसके कि आप थ्रेडिंग की तरफ जाएं, यू शुड गो फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, कि आप अपना साइकिल दुरुस्त करें, तो ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी उसके साथ साथ। जब तक आप देखें आप इसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो वो तो हेयर ग्रोथ आप लेजर भी करवा लेंगे, 1 मंथ करवाएंगे या 2 मंथ करवाएंगे या 3 मंथ करवाएंगे, उसके बाद वही दोबारा हेयर्स आपके आ जाएंगे और वही फिर सब कुछ अगेन ट्रीटमेंट होगा उसका। तो आपको इसके ट्रीटमेंट की तरफ जो है ना वो जाना चाहिए आपको, कि आप इसको ट्रीट करें। एग्जैक्टली, कॉज को किया नहीं है, आप ऊपर से उसके इफेक्ट्स को कहीं जा रहे हैं तो वो फिर से आने शुरू हो जाएंगे जब तक कॉज नहीं ट्रीट होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। इसकी प्रेवलेंस जरा बताइए कि कितनी है? और इसकी प्रेवलेंस तो जो है ना, अगर आप देखते हैं ना कि थ्रू आउट द वर्ल्ड तो वो 33% है। 33% जो है ना इसकी प्रेवलेंस है थ्रू आउट द वर्ल्ड, अगर पीसीओएस की देखें प्रेवलेंस। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में देखते हैं इसकी प्रेवलेंस तो वो 25 to 26% एज अ 30 तक जो है ना वो लीड कर रही है पाकिस्तान में भी कि 30% जो है ना वो कर रही है लीड, जिसकी प्रेवलेंस है। बिल्कुल, और जो ओबीस पीपल होते हैं, ठीक है, उनमें जो है ये 60% है इसकी प्रेवलेंस। 60% चांसेस उनमें बढ़ जाते हैं। ओबीज हैं, आप ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं तो यू शुड वर्क बेसिकली कि आप अपना वेट कम करें ताकि ये चीजें नॉर्मल होने शुरू हो जाएं। और पता है कि पीसीओएस में जो है ना वेट कम करना बहुत मुश्किल काम है, ये एक बहुत बड़ा जो है ना वो चैलेंज है कि आप पीसीओएस में जो है ना वो अपना वेट कम करें। ओके, बिल्कुल ऐसा, लेकिन पॉसिबल है? बिल्कुल ऐसा ही है।
पॉसिबल है। लेकिन आप ये कहना चाहते हैं अगर आप प्लान तरीके में चलते हैं तो आप दुनिया में क्या पॉसिबल नहीं है। डेफिनेटली ये तो है, नो डाउट, ये मेहनत करें तो क्या नहीं होता। तो आप ये बताइए कि हमें कैसे पता चलेगा, या लेमैन जो आप देख रहे थे नॉर्मल पीपल हैं उनको कैसे पता चलेगा कि हमने कैसे मेजर करना है, हमें कैसे पता कि पीसीओएस है, हम कैसे इसको रूल आउट करेंगे। इसके लिए कोई हमें फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी पे हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, बिल्कुल, तो अब कोई बहुत ही कम लोग हैं जो इस चीज की तरफ जाएंगे कि यार हमें जाके अपने पीसीओएस, उनको डायग्नोज नहीं होता ठीक से कि उनको पता नहीं लग रहा होता, तो ये इस चीज को हम कैसे करेंगे चेक? सबसे पहले तो है कि सबसे पहला इसका जो है ना क्राइटेरिया वो ये है कि हम रूल आउट करना है कि जब हमारे पीरियड्स आना बंद हो जाएंगे, ठीक है, इरेगुलर आ रहे हैं पीरियड्स के 1 मंथ आए हैं और 2 मंथ नहीं आए, अगर 3 मंथ्स आए हैं पीरियड्स और फिर जो है ना आगे 6 मंथ जो है वो ऑनवर्ड नहीं आए, तो ये बहुत फेयर कंडीशन की तरफ जाएंगे। या फिर जो है ना वो इरेगुलर पे जो है ना वो आ रहे हैं पीरियड्स आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पहला ये है, इसको हम कहते हैं ओलिगोमेनोरिया कहते हैं मेडिकल टर्म में, ठीक है। पहले ये टर्म है। सेकंड ये है कि हम अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, अल्ट्रासाउंड में जो है ना वो ओवरीज हमें सिस्ट आएंगी नजर, वहाँ पर सिस्ट आएंगे, और जैसे अंगूरों का गुच्छा होता है उस तरह वो जो है ना क्लियरली आपको जो है ना अल्ट्रासाउंड में आ जाएंगी नजर। थर्ड ये है कि हम ना हार्मोनल प्रोफाइल करवाते हैं, उसमें हम ना एंड्रोजन का जो है ना लेवल, वो हार्मोन है उसका हम चेक करते हैं कि वो बहुत ज्यादा जो है ना वो इंक्रीज किया होगा, असेस पे होगा बहुत ज्यादा। अगर इन 3 चीजों में से अगर 2 जो है वो पॉजिटिव हैं तो इट्स मीन कि ये डायग्नोज है पीसीओएस। ओके, आपने 3 चीजें बताई, अगर तीनों में से कोई सी भी 2 होती है तो दैट्स मीन अल्ट्रासाउंड में अगर नजर आएगा, अगर हार्मोनल में है कि हम जो प्रोफाइल टेस्ट करवाते हैं वो, और फर्स्ट मैंने आपको बताया कि इरेगुलर होंगे पीरियड्स या बिल्कुल भी नहीं आ रहे 6 मंथ से, तो ये डायग्नोज है कि उसको पीसीओएस का इशू है। ठीक हो गया। इसके रिस्क फैक्टर बताइएगा प्लीज। इसके रिस्क फैक्टर्स जो है कि इसमें जो है वो हार्ट जो डिजीज़ है उनके चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो हैं वो बढ़ जाते हैं, शुगर के जो हैं चांसेस, डायबिटीज़ के जो हैं चांसेस वो बहुत ज़्यादा जो है वो, इसमें थायराइड के इश्यूज जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो इंक्रीज़ होते हैं, ठीक है। थायराइड के अलावा जो है वो कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज जो हैं बहुत ज़्यादा आते हैं इसमें, और यूट्राइन कैंसर जो है ना वो पीक पे है इसका जो है रिस्क फैक्टर, उसकी वजह से बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर आप इसको ट्रीट नहीं करते तो खुदारा कि इसको ट्रीट करें और कि ना कि आप जो है वो फेयर प्रॉब्लम्स की तरफ जाएं। ठीक हो गया है, बिल्कुल। तो डॉक्टर नूर आपने तो डरा ही दिया है। नहीं डराने की बात नहीं, चाहिए ना, बिल्कुल ऐसा ही है, इसको बिल्कुल ऐसा ही है, और ये छुपाने की जरूरत नहीं है। ये ऐसी प्रॉब्लम है कि जो समटाइम्स जो है ना बच्चियां छुपाती हैं और माएँ छुपाती हैं कि हमारी बच्चों की शादियां होनी है और वो क्या कहेंगे, ससुराल वाले क्या कहेंगे, और बाद में ये इश्यूज आते हैं सामने कि वो बताते नहीं है, आप जान को खतरे में डाल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि आप डिस्कस करें, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक हो गया, तो अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, कंसल्टेंट के पास जाएं कि उनसे डिस्कस करें कि हमें ये इश्यूज है कि हमने इसको किस तरह ट्रीट करना है। ठीक हो गया डॉक्टर नूर, तो अब जब वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे वो इन्वेस्टिगेट भी करेंगे, वो डायग्नोसिस भी बनाएंगे, ठीक है, ये चीज प्रूव हो चुकी है कि दिस पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम दिस, वो मेडिकल ट्रीटमेंट अपना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन हम ये देखते हैं कि मेडिकल ठीक है वो हार्मोनल इश्यूज को ट्रीट कर सकता है, लेकिन जैसे कि आपने कहा है कि इसमें डायबिटीज हो जाती है, आपकी ओबेसिटी लेवल इतना बढ़ जाता है कि वो कंट्रोलेबल ही नहीं रहता, तो ऐसी चीजों को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन तो बहुत प्रोलॉन्ग हो जाती हैं, तो उसकी वजह से हार्ट डिजीज और इस तरह के इश्यूज और आना शुरू हो जाते हैं, और आप एक साइकिल जो आपका लाइक 1-2 मंथ्स में कंप्लीट होना होता है वो और ज्यादा बढ़ जाता है, 6 मंथ्स 1 ईयर लग जाता है। तो इसको हम नेचुरल वे में कैसे ट्रीट कर सकते हैं? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। डॉक्टर मदिहा, मैं आपको एक बात बताऊं कि मेडिसिन जो है ना वो टेम्परेरी तौर पर काम करती है। डेफिनेटली उसका कोई ये जो है ना पीसीओएस का जो ट्रीटमेंट है ना वो मेडिसिन से बिल्कुल भी जो है ना वो ठीक नहीं होता, ठीक है। वो कुछ साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, वो पेशेंट टू पेशेंट जो है ना वो वेरी करते हैं। नहीं, लेकिन हार्मोन्स को रेगुलेट करने के लिए तो हम मेडिसिन को रेगुलेट कर, हाँ जी, वो तो हम कर सकते हैं यूज, लेकिन जो प्रॉपर है जो साइन एंड सिम्टम्स है उसके लिए जो है ना वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, ये इसका फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मैं बताती हूँ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में क्या क्या आता है। वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में ये है कि आपने अपना वेट लॉस करना है। ओके, फर्स्ट ये है पीसीओएस में जो है वो बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप अपना जो है ना वो वेट लॉस करें। डाइटरी मॉडिफिकेशन है, वॉक है, ओके, फर्स्ट लाइक प्रायोरिटी वॉक है, को भी कंसीडर करना चाहिए आपको। बिल्कुल ऐसा ही है, डाइटरी मॉडिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, और उससे ज्यादा जो है जरूरी वो है वॉक कि जो पीसीओएस के पेशेंट्स हैं कि उनको चाहिए कि वो डेली 30 मिनट्स जो है ना वो वॉक करें। नहीं, अगर उनको फॉर एग्जांपल कोई और इश्यूज हैं, उनका नी का इशू है या उनको हार्ट की कोई डिजीज है, उनको वॉक नहीं है रिकमेंडेड, तो वो कार्डियो की तरफ जाए ना।
अगर उनको कोई हार्ट का इशू है तो वो फिर ऑब्वियसली फिर जब वो हमारे पास एक पेशेंट आता है उसका प्रॉपर हम हिस्ट्री वगैरह लेते हैं, सब कुछ डायग्नोज करते हैं, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट प्लान बनता है प्रॉपर। तो मैं आपको ओवरऑल बता रही हूँ, ये प्रोग्राम करने का बेसिक मकसद ये है कि हम बेसिक चीजें लोगों को बताएं। अब देखिए, अगर फॉर एग्जाम्पल हम ये चीज देख लेते हैं कि वो नहीं जा सकते, उनकी कोई भी रीजन हो सकती है, उनके लाइक आप कह लें कि वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, नहीं जा सकते, या हेजिटेट कर रहे हैं, या फैमिली में यही है कि नहीं बताना चाह रहे, ऐसा कोई इशू है, लेकिन फिर भी दे वांट टू ट्रीट देयर सेल्फ, वो चाहते हैं कि हम ठीक हों। तो आप ये बताइए कि घर में वो किस तरह से इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। इनिशियल बेसिक चीज़ें आप बता दीजिए, किस तरह से आप इस चीज़ को लेके चलना चाहते हैं। आप छोटा सा, डेफिनेटली आप सारे डिटेल में नहीं बताएंगे, बट स्टिल आप आइडिया दे दें ताकि हमारे माइंड में भी ये चीज़ आ जाए कि हमने इसको किस तरह स्टेप बाय स्टेप कवर करना है। एक अपने होम के लिए बताना है कि जो बच्चे नहीं, जो फीमेल्स जो नहीं आ रही हैं आपके पास, जो बच्चे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, या कोई भी रीज़न हो सकती है, वो नहीं बता सकती हैं, अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता सकती हैं, या वैसे ही शाय हैं या जो भी है, तो लेकिन हर कोई यूट्यूब देख रहा है बैठ के, सारे को लोग सर्च करते रहते हैं, तो उनके लिए ये हेल्पफुल होगा ताकि आप ऐसी बेसिक चीज़ें बता दें जो जॉनसन वो किसी से डिस्कस किए बगैर भी घर पे बैठ के उसके ऊपर अपना एक्ट ऑन कर लें और उसके लिए उनके लिए यूज़फुल हो सकती हैं वो। उसके बाद हम फिर डिस्कस करेंगे कि वो आपके पास आते हैं तो फिर आप किस तरह से प्लान में उसको लेके चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये है कि अगर कोई पीकोस का पेशेंट है, ठीक है, सबसे पहले उसने क्या करना है कि वो वॉक करनी है। डेली उसने 30 मिनट्स जो है वो वॉक करनी है। उसके बाद डाइटरी मॉडिफिकेशन कि उसने अपनी डाइट को जो है वो प्रॉपर रखना है। डाइट किस तरह करनी है कि आपने कार्बोहाइड्रेट्स यूज़ नहीं करने, कार्ब्स को जो है ना बिल्कुल अपनी लाइफ से निकाल देना है। प्रोटीन बेस्ड डाइट जो है वो उसने यूज़ करनी है। फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स जो है वो यूज़ करनी है, बादाम अखरोट वगैरह इस तरह की जो प्रोटीन बेस्ड डाइट है कि वो उसने यूज़ करनी है। ठीक हो गया, बिल्कुल ऐसा ही है। और उसके अलावा जो है उसने वेट लॉस करना है। उसका अगर 45 भी है ना वेट तो उसने 40 पे जाना है, अगर 50 है तो 45 पे जाना है। अक्सर माई कहती हैं कि हमारी बेटी है, अब आते हैं पेशेंट्स हमारे पास, कहती हैं मेरी तो बेटी का वेट ही नहीं है डॉक्टर साहिबा, ये तो बिल्कुल ही, वो तो बिल्कुल काना है, पतली है वो। तो अब हम किस तरह करें, वो बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन मेडिकल टर्म में जो है ना इसका वेट कम होना, बच्ची का वेट जितना मर्जी हो लेकिन उसका वेट कम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उसका वेट 55 है तो उसको चाहिए कि वो BMI के अकॉर्डिंग हम उनका मेजर करते हैं तो 50 पे जाए, 50 है तो 45 पे जाए, तो ऑब्वियसली इस इशू को रिजोल्व किया जा सकता है। डॉक्टर नूर, ये डेफिनेट नहीं है कि 55 या 50 या 45 होना चाहिए, वो BMI के अकॉर्डिंग, हाँ जी बिल्कुल, तो उसके अकॉर्डिंग अपना मेंटेन करना चाहिए। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि BMI जो है ना उससे कम होना चाहिए या BMI के इक्वल जो वैल्यूज हमारे पास, एक आप कह लें कि एक स्टैंडर्डाइज चार्ट है हमारे पास BMI का, तो उसके अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए, उससे कम होनी चाहिए? स्टैंडर्डाइज चार्ट होता है हमारे पास, जो भी होता है पेशेंट का वेट हम उसको मेजर करते हैं, उसके बाद जो है फिर हम BMI के अकॉर्डिंग जो है ना उसका वेट करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है ना उसको हम बताते हैं कि आपने इतना वेट कम करना है, इतना करना है आपने। नहीं वो BMI तो चलें करवा लेती हैं, कहीं से भी करवा लेते हैं, खुद भी कर लेते हैं, क्योंकि इतने सारे अब तो आगे आप गूगल पे लिखेंगे हाउ टू मेजर BMI, देयर विल बी हेल्प BMI तो निकाल लेते हैं लेकिन वेट कम नहीं करते बिल्कुल भी। मैं ये एक्चुअली पूछना चाह रही हूँ कि BMI निकल आया, फॉर एग्जांपल आपका BMI था 50, तो आप क्या कहती हैं कि आपका वेट 50 तक ही रहना चाहिए या उससे कम होना चाहिए? उससे कम होना चाहिए, कम होना चाहिए, बिल्कुल कम करना है, कम करना है। बहुत बड़ा चैलेंज है कि वेट कम डेफिनेटली क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा ही है कि भाई नहीं हो सकता है, ना तो हम वॉक की तरफ जा रहे हैं, ना हम जंक फूड छोड़ रहे हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, बिल्कुल खा पी के बैठ गए हैं, कितनी है ऐसे ही है डेफिनेटली। तो आपने ये 3 चीजें बेसिकली बताई हैं कि आपने एक्सरसाइज करनी है, आपने न्यूट्रिशनल जो है उसको मेंटेन करना है, और उसके अलावा अपना वेट जो है उसको कंट्रोल करना है। तो वेट कंट्रोल करने के लिए खैर हम एक और सेशन भी करेंगे इस चीज़ के ऊपर कंप्लीट, ताकि हम बताएं कि इसको किस तरह से आपने स्टेप बाय स्टेप करना है। तो इसके अलावा अगर तो वो आपके पास आते हैं तो आपके सेटअप पे आते हैं, या आपका प्लान किस तरह से होगा, आप लोगों ने किस तरह से उसको सारा एडजस्ट किया हुआ है, किस तरह से मॉडिफाई किया हुआ है, बिकॉज यू आर अ रिहेबिलिटेशन स्पेशलिस्ट। तो रिहेबिलिटेशन में आई नो दैट थिंग कि एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है, प्रॉपर आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से आप इस चीज़ को एक लेके चलते हैं। तो उसमें आपके क्या क्या स्टेप्स होते हैं, ये काइंडली थोड़े से एक्सप्लेन कर दीजिए। बिल्कुल, पूरे नहीं जी बिल्कुल, जितना भी मेरे माइंड में आ रहा है, जितना मैं कर सकती हूँ एक्सप्लेन, तो वो तो मैं करूँगी एक्सप्लेन। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमारे पास पेशेंट आता है तो वो उसका सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है, ठीक है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से सबसे पहले जो है ना वो कार्डियो स्टार्ट करवाते हैं, कार्डियो की तरफ लेके आते हैं, जैसे कि वॉकिंग, जॉगिंग,
रनिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, वो हमने उसको इतनी इंटेंसिटी के साथ नहीं करवानी कि जो है उसको फटीग हो जाए और वो क्रैम्पिंग फटीग हो जाए। फर्स्ट फैक्टर बिल्कुल ऐसा ही है क्रैम्पिंग। मुझे लगता है कि क्रैम्पिंग, मैं एज ए लाइक आई एम आल्सो डॉक्टर, एज मैं क्रैम्पिंग को पॉजिटिव फैक्टर लेती हूँ कि क्रैम्पिंग हो रही है, ऐसा ही 4 to 5 डेज होगी, देखिए ना आपकी बॉडी ने रिएक्ट कर रहा है ना, दैट्स मीन देयर इज समथिंग डूइंग ऑन, लाइक कुछ हो रहा है, बॉडी ने एक्सेप्ट करना है, इसको टाइम लगेगा लेकिन कुछ हो रहा है पॉजिटिव, इसको मेरे ख्याल से लेना चाहिए हमें ये नहीं करना चाहिए कि भी क्रैम्पिंग होना शुरू हो गई तो हम घर में बैठ जाएं, तो हम नॉर्मल वॉक करते हैं तब भी होता है। और आपको पता है डॉक्टर मदीहा, अगर वो घर में बैठ जाते हैं ना और वो फिर 1 वीक बाद आते हैं तो उनको डबल क्रैम्पिंग होती है जब हम उन्हें स्टार्ट करवाते हैं दोबारा कार्डियो। ओके, उसके बाद क्या है, हमने इतनी इंटेंसिटी के साथ नहीं करवानी, हमने स्लो 1 वीक, ठीक है। आफ्टर 1 वीक बाद जो है ना वो हम जो है ना वो इंक्रीज करते हैं उनकी जो इंटेंसिटी, रेजिस्टेंस जो है उनकी, ठीक है। उसके अलावा हमने करवानी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, हम करवाते हैं उन्हें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अब देखिए, अब जैसे पीकोस के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें बैक का भी इशू होगा, बैक पेन भी उनमें होगी, ठीक है, एब्डोमिनल पेन भी होगी, लोअर क्वाड्रेंट में पेन भी आएगी उनकी, ठीक है। इन सब इश्यूज को भी जो है ना हम रिजोल्व आउट करते हैं थ्रू अ फिजिकल थेरेपी फिर आपका प्रोटोकॉल होगा, डेफिनेटली स्टेप बाय स्टेप आप जाएंगे तो इस चीज को आप करेंगे। इसके साथ साथ आप एक डिजीज को ट्रीट कर रहे हैं लेकिन आप एक को नहीं कर रहे, आप मल्टीपल इश्यूज को कर रहे हैं नेचुरल वे में, बेसिकली विदाउट मेडिसिन। डेफिनेटली दिस इज विदाउट मेडिसिन कि एक स्ट्रेंथ प्रोग्राम से या एक्सरसाइज प्लान जो आप करते हैं उसके अकॉर्डिंग जस्ट आपको मैं ये कहती हूँ कि आप वॉक की तरफ भी जाते हैं ना तो बेसिकली आप एक चीज के लिए नहीं कर रहे होते हैं, आप पूरी बॉडी के अंदर जितने भी इश्यूज होते हैं आप उनको रिजॉल्व कर रहे होते हैं। ऐसा ही है, ठीक हो गया। और पता है अगर किसी को डायबिटीज भी है ना उसके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बेसिकली ना जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं। मैं ये कहना चाह रही हूँ इस पॉइंट पे कि जो डायबिटीज मैंने ऑब्जर्व किया है तो वो तो एजेड पेशेंट में ज्यादा होती है, जुवेनाइल तो बहुत कम आ जाती है। तो एजेड पेशेंट जो होते हैं जिनमें डायबिटीज हो जाती है, ओबेसिटी की तरफ चले जाते हैं, उनका जो मेजर इशू आता है वो नी का आना शुरू हो जाता है, दे कांट वॉक। लेकिन ये है कि अगर नी का इशू आता है, ठीक है, वो वॉक करे लेकिन जो है ना उसकी टाइमिंग कम कर दे अगर नी का इशू आ रहा है। हाँ जी, और वो फिजिकल थेरेपी डॉक्टर से कंसल्ट करें। डेफिनेटली अब आप वॉक की तरह इस तरह की आप प्रॉपर प्लान नहीं फॉलो कर सकते जो आपको गूगल पे मिलेगा, तो यू शुड कंसल्ट हुआ रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट ताकि वो आपको बताए कि आपका ये इशू है, तो इस इशू को मद्देनजर रखते हुए आपने किस तरह से आगे चलना है तो इसको लेकिन रिजॉल्व कर सकते हैं, लाइक एवरीथिंग इज पॉसिबल। लेकिन डॉक्टर मदीहा ये भी बात है कि अगर कोई फाइनेंशियली इतना नहीं कर सकता पे कि वो बार बार आए डॉक्टर के पास और उसे करे, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी आज के प्रोग्राम में कि वो एटलीस्ट एक बार अपना डायग्नोस करे प्रॉपर, तो वो डॉक्टर उसको बता देगा जितना भी उसने घर में करनी है, एक्सरसाइज वगैरह करनी है या जो भी उसका प्लान है, एक्सरसाइज प्लान है, ट्रीटमेंट प्लान है। लेकिन खुदारा के इस चीज के बहुत से साइड इफेक्ट्स हैं और बहुत से जो है ना इसमें इश्यूज आते हैं, शादी से पहले भी और बाद में भी। बाद में जो है वो ज्यादा आते हैं इश्यूज, कंसीव करने में बहुत इश्यूज आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और फिर आप जिस चीज के लिए छुपा रहे हैं वो चीज सामने तो आनी ही आनी है लेकिन वो वर्स कंडीशन में आएगी, तो फिर आपको इस चीज के लिए जाना चाहिए इन्वेस्टिगेशंस की तरफ और उसके ट्रीटमेंट की तरफ। तो अगर आप अफोर्ड नहीं भी कर सकते तो एटलीस्ट आपका डॉक्टर आपको ये बता देगा कि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, वो आपको बेसिक टिप्स दे देंगे कि भाई आप अगर प्रॉपर नहीं भी कर सकते हैं तो आप इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जा सकते हैं, इस चीज को कंटिन्यू कर सकते हैं। कि जब एक पेशेंट हमारे पास आता है कि हम उन्हें कार्डियो पे आते हैं लेकिन उसकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवाते हैं, उसके अलावा जो है हम उसको योगा की पोजेस बताते हैं, उसको हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज करवाते हैं और उसके अलावा जो है हम उसको रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस की तरफ जो है ना वो आते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है अब जो पीकोस का पेशेंट है, अगर पीकोस का पेशेंट है एक तो उसको एंजाइटी भी होगा, डिप्रेशन भी होगा, वो स्ट्रेस में भी रहेगा। अगर वो शादी से पहले एक बच्ची है, वो स्कूल गोइंग है तो वो परेशान रहेगी कि ऐसा क्या इशू है ये, और वो अपनी मदर को बताएगी भी नहीं डर के मारे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है कि आजकल इतना स्ट्रेसफुल है कि बच्चे नहीं बताते डर के मारे कि हमें ये इशू है और अब हम क्या करें और क्या ना करें। और शादी के बाद अगर ये फीमेल को इशू आता है तो जाहिर सी बात भी उसको इन लॉस का होता है, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी का। अगर वो उनको बताएगी, हस्बैंड को बताएगी तो वो क्या कहेगा कि उसका क्या होगा रिएक्शन, तो वो छुपाती है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये कि आप कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जा रहे हैं और इन लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ है ये, तो मुझे अभी आइडिया हुआ है लिटरली कि आपकी लाइफ थ्रेट में जा रही है, इसकी वजह से अगर इसको छुपा रहे हैं या इसका ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जा रहे हैं। आप एक सॉलिड वे में नहीं जा सकते हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आप इतना कर सकते हैं कि आप अपनी जान को नुकसान पहुँचाने से बचाएं, एटलीस्ट इतना हो जाए कि आप नॉर्मल लाइफ स्पेंड कर सकें। और ये आम चीज़ है, ये कोई इतना कोई मेजर इशू नहीं है पीकोस। अब जैसे देखें कि कोई अस्थमा का पेशेंट है, ठीक है, अब उसकी लाइफ में अस्थमा डेवलप हो चुका है, वो खत्म नहीं होना। हाँ बिल्कुल, तो उसने उसके साथ ही जिंदगी गुजारनी है।
तो इसका भी कोई इशू नहीं है। इसका जो ट्रीटमेंट है, मेन ट्रीटमेंट है, वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। काइंडली आप अपने जो है डॉक्टर है, जो आपका कंसल्टेंट है, आप उससे कंसल्ट करें और इसका प्लान बनवाएं। ओके हो गया जी। डॉक्टर नूर, थैंक यू सो वेरी मच, आपने बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दी और इंशाल्लाह ये मुझे लगता है बहुत ज़्यादा यूज़फुल थी, लोगों के लिए भी होगी। तो काइंडली इसके ऊपर अमल कीजिए, इस चीज़ को लाइट बिल्कुल नहीं लीजिए। आपसे जितना भी हो सकता है आप इस चीज़ के ऊपर ज़रूर फोकस करें और अपने आप को ट्रीट करवाएं। नहीं करवा सकते हैं, एटलीस्ट आप इतनी टिप्स ले सकते हैं टू हाउ टू लिव इन योर लाइफ विद इन सेफ एंड साउंड वे। तो आज का सेशन यहाँ पर ख़त्म होता है। हम नेक्स्ट सेशन में किसी दूसरे डॉक्टर के साथ किसी दूसरी टिप्स के साथ आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।